क्या होता है जब आप अपने दोस्तों को दुश्मन समझते हैं? अमेरिका को अभी अभी ये बात कड़वे तरीके से समझ आई। टोयोटा, होंडा और निसान, जो अमेरिका की सड़कों पर चलने वाली 1/3 गाड़ियां बनाती हैं, इन कंपनियों पर मुसीबत आ गई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पर टैरिफ लगा दी। ये गाड़ियां चीन में नहीं बनी थीं, ये नॉर्थ अमेरिका में बनी थीं, ओंटेरियो, बाहा और अग्वासकालिस जैसी जगहों पर। कई दशकों से जापानीज ऑटोमेकर्स ने अमेरिका के कारखानों में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, अमेरिकन जॉब्स और सप्लाई चेन्स को सपोर्ट किया, और फिर अचानक उन्हें दुश्मन मान लिया गया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू ओशिबा ने अमेरिका से बातचीत की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि बात बनने वाली नहीं है। टोक्यो ने इंतजार नहीं किया। जापानीज कंपनियों ने चुपके से यूएस प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया, अमेरिकन मार्केट की कार्स को स्केल बैक किया और ऑपरेशंस नॉर्थ अमेरिका से बाहर शिफ्ट करने लगे। यह सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, इससे भरोसा टूट गया। जापान इसे एक गलती से ज्यादा मानता है। ये एक वार्निंग शॉट है। अब वो अपने हितों की रक्षा के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। असली सवाल यह है, क्या अमेरिका को समझ भी है कि उसने क्या कर दिया है? हम और गहराई में जाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद। टोयोटा, होंडा और निसान यूएस में सिर्फ बड़े नाम नहीं है, ये अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री के पिलर्स हैं। 2021 में यूएस की सड़कों पर चलने वाली हर 3 में से एक कार इन्हीं ब्रांड्स की थी। टोयोटा टॉप सेलर है, होंडा तीसरे नंबर पर है और निसान छठे पर। खास बात यह है, ज्यादातर गाड़ियां इंपोर्ट्स नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका में अमेरिकन वर्कर्स द्वारा अमेरिकन पार्ट्स का यूज करके और लोकल इकोनॉमीज को पावर देकर बनाई जाती हैं। 2024 में इन ऑटोमेकर्स ने यूएस में लगभग 5.9 मिलियन व्हीकल्स बेचे, जो पिछले साल से 6.3% ज्यादा है, जो उनके बड़े फुटप्रिंट को दिखाता है। सिर्फ 2023 में जापानीज ऑटोमेकर्स ने यूएस में 302 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स प्रोड्यूस किए, जो यहां बनने वाली सभी कार्स का लगभग 1/3 है। उनके ऑपरेशंस 26 स्टेट्स में फैले हैं, 29 मेजर फैक्ट्रीज, 36 R&D सेंटर्स और सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूशन हब्स के साथ। ये 4 लाख से ज्यादा अमेरिकन को एम्प्लॉय करते हैं। ये सिर्फ बिजनेसेस नहीं है, ये इकोनॉमिक इंजन्स हैं जो अमेरिकन कम्युनिटीज के फैब्रिक में गहरे तक बुने हुए हैं। जापानीज ऑटोमेकर्स सिर्फ कार कंपनीज से ज्यादा हैं। ये लोकल कम्युनिटीज के पिलर्स हैं और यूएस ऑटो सप्लाई चेन के एंकर्स हैं। लेकिन ये कितने लोगों को इंपैक्ट करते हैं? ये नंबर्स चौंकाने वाले हैं। इनका इकोनॉमिक फुटप्रिंट फैक्ट्री फ्लोर से बहुत आगे तक फैला है। अगर आप पार्ट सप्लायर्स, डीलरशिप्स और सर्विस कंपनीज से जुड़े जॉब्स को भी जोड़ें, तो जापानीज ऑटोमेकर्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 2.19 मिलियन से ज्यादा जॉब सपोर्ट करते हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टॉमस प्रूसा के अनुसार ये उन्हें यूएस इकोनॉमी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग हैवी रीजन्स में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक बनाता है। और ये रुक नहीं रहे हैं। ये कंपनीज अमेरिकन ऑटोज के फ्यूचर पर डबल डाउन कर रही हैं। टोयोटा को ही ले लीजिए, वो ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना में एक बड़े बैटरी प्लांट में $13.9 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फैसिलिटी में 5,000 से ज्यादा लोग काम करेंगे और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाई जाएंगी, क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती डिमांड को पूरा करेंगी और अमेरिका को ग्रीनर इकोनॉमी में शिफ्ट करने में हेल्प करेंगी। होंडा और निसान भी आगे भी आचा रहे हैं, पार्टनरशिप्स बना रहे हैं और टेक अपग्रेड कर रहे हैं ताकि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप्स को एक्सपैंड कर सकें। जैसे जैसे ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन की तरफ भी आचा रही है, इन जापानीज कंपनीज के चॉइसेस अमेरिका की इकोनॉमी, जॉब मार्केट और टेक लैंडस्केप को आने वाले सालों तक शेप देंगे। यूएस ऑटो इंडस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर टोक्यो में नहीं लिखा जा रहा है, ये टेनेसी, ओहायो, अलाबामा और आगे भी हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि ये फैक्ट्रीज कोई ट्रेड लूपहोल नहीं है। ये एक डीपली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का पार्ट है जो अमेरिकन जॉब्स को सपोर्ट करता है। फिर भी एक पेन स्ट्रोक से वॉशिंगटन ने इन लॉन्ग टाइम पार्टनर्स को अनफेयर ट्रेडर्स के साथ रख दिया, जिससे इंडस्ट्री में शॉक वेव्स पैदा हो गई। और घर में इस मूव को सेल करने के लिए यूएस ऑफिशियल्स ने इसे देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इसे इकोनॉमिक सेल्फ डिफेंस कहा, अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट करो, लेवल द प्लेइंग फील्ड, कार मैन्युफैक्चरिंग वापस घर लाओ। ये एक कैची कैंपेन स्लोगन है, लेकिन ये बात समझ नहीं पाता। जिन व्हीकल्स को टारगेट किया गया वो चीप इंपोर्ट्स नहीं हैं जो डिट्रॉइट को अंडरकट कर रहे हैं। ये अमेरिकन द्वारा अमेरिकन के लिए बनाई जाती हैं। पार्ट्स नॉर्थ अमेरिका से सोर्स्ड होते हैं। बाहा कैलिफोर्निया के टोयोटा ट्रक्स, ओंटेरियो के होंडा सिडैन्स या अग्वासकालियंतेस के निसान क्रॉसओवर्स के बारे में सोचो। ये कार्स एक ऐसे सिस्टम के तहत बनी थीं जिसे दशकों में रिफाइन किया गया था, नैफ्टा और उसके सक्सेसर द्वारा शेप किया गया था। यूएसएमसीए, वॉशिंगटन के टैरिफ्स ने सिर्फ अनफेयर ट्रेड को टारगेट नहीं किया, उन्होंने रीजनल कोऑपरेशन को डिसरप्ट कर दिया। इससे भी बुरी बात,
उन्होंने अमेरिका के एलाइज को एक क्लियर सिग्नल भेजा, सालों की लॉयल्टी भी आपको तब प्रोटेक्ट नहीं करेगी जब पॉलिटिक्स कंट्रोल करेगी। हालांकि जापान ने शोर या रिटेलिएशन से रिएक्ट नहीं किया, उसने क्वाइटली डिसाइसिवली एक्शन लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा इंपोर्टेड व्हीकल्स पर 25% टैरिफ लगाने के कुछ दिन बाद जापानीज ऑटोमेकर्स अडेप्ट कर रहे थे। निसान को ही ले लीजिए, इसके टॉप सेलिंग यूएस मॉडल रोग ने 2044 में 241,000 यूनिट्स बेचे, लेकिन कई जापान में बने थे, जिससे वो टैरिफ्स के प्राइम टारगेट्स बन गए। निसान ने सिर्फ 3 महीनों में अपने क्यूशू प्लांट में 13,000 व्हीकल्स का प्रोडक्शन कट कर दिया, रिसोर्सेज को कहीं और रीडायरेक्ट कर दिया। इस बीच टोयोटा ने अपने ग्लोबल नेटवर्क का सहारा लिया, थाईलैंड में प्रोडक्शन को बूस्ट किया ताकि टैरिफ से पूरी तरह बच सके। रिस्पॉन्स एफर्टलेस लगा क्योंकि ये प्लान था। S&P ग्लोबल की एसोसिएट डायरेक्टर स्टेफनी ब्रिनली का एस्टिमेट है कि जापान का ऑटो प्रोडक्शन रोजाना 20,000 यूनिट्स तक गिर सकता है। लेकिन यह पैनिक नहीं था, यह प्रिसिजन था। 2018 में ट्रेड टेंशंस शुरू होने के बाद से जापान के ऑटो जायंट्स चुपके से अपने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को फोर्टिफाई कर रहे थे, एक ऐसी दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जहां जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी अस्यूम्ड नहीं की जा सकती थी। जब टैरिफ्स लगे तो वो घबराए नहीं, उन्होंने एक लॉन्ग प्रिपेयर्ड पिवट पर स्विच फ्लिप कर दिया। जापानीज ऑटोमेकर्स के लिए आगे क्या है? ये ग्लोबल कार प्रोडक्शन को रीडिफाइन कर सकता है, जहां कार्स बनती हैं और सप्लाई चेन्स कैसे फंक्शन करती हैं। क्या ये यूएस जापान ऑटो ट्रेड के क्वाइट डिकपलिंग की शुरुआत है या बोल्डर एडवांस से पहले एक टैक्टिकल स्टेप बैक? किसी भी तरह से जापान ने अपना मूव बना लिया है। वॉशिंगटन के अनप्रिडिक्टेबल होने के साथ टोक्यो अपने इंडस्ट्रियल मैप को रीड्रॉ कर रहा है। अब साउथ ईस्ट एशिया फोकस है। थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश सिर्फ फॉल बैक ऑप्शंस नहीं है, वो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग के कॉर्नरस्टोन्स बन रहे हैं। ये देश लो लेबर कॉस्ट से ज्यादा ऑफर करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लोबल ऑटो लैंडस्केप को रीशेप करने के न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देते हैं और खास तौर पर वॉशिंगटन से आने वाले अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड शॉक से एक शील्ड देते हैं। क्यूरियस हैं कि प्रेशर में ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी तेजी से अडेप्ट कर सकती हैं। लगभग ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट आ गया, अरबों डॉलर की बाढ़ आ गई। द ग्रेट पिवट, थाईलैंड का ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ऐसा रीजन जो अब एशिया का अगला ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की रेस में है। माजदा ने एक बोल्ड मूव किया, एक $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके थाईलैंड में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन लाइन बनाने का ऐलान किया, जिसका टारगेट है सालाना 1 लाख गाड़ियां बनाना। टोयोटा, जापान की ऑटोमोटिव जायंट, ने सिर्फ डाइवर्सिफाई नहीं किया, उसने अपना दांव दोगुना कर दिया। उसने अपने ईवी लाइनअप को 15 मॉडल्स तक बढ़ाया और रीजनल उतार चढ़ाव से बचने के लिए 5 देशों में प्रोडक्शन फैलाया। लेकिन टोयोटा का सबसे बड़ा दांव चाइना के साथ $2 बिलियन की गेम चेंजिंग डील। कंपनी ने शंघाई की म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ मिलकर शहर के जिनशान डिस्ट्रिक्ट में एक पूरी तरह से खुद की ईवी प्लांट बनाने के लिए पार्टनरशिप की। चाइना की स्टेट रन शिनोआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये फैसिलिटी टोयोटा के न्यू एनर्जी व्हीकल्स में बड़े कदम का आधार बनेगी और उसे दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव मार्केट में राज करने के लिए तैयार करेगी। ये सिर्फ एक पिवट नहीं है, ये जापान के इंडस्ट्रियल फ्यूचर का रीइन्वेंशन है। अमेरिका की तरफ से अनियमित टैरिफ और इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करते हुए टोक्यो ने अगले झटके का इंतजार नहीं किया, वो एक हारते हुए दांव से दूर चला गया। इसका असर बहुत बड़ा है, सिर्फ यूएस जापान ट्रेड के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑटो सप्लाई चेन में अमेरिका के रोल के लिए भी। कार फैक्ट्रियों में जो शुरू हुआ वो अब पूरे ट्रेड नेटवर्क्स को बदल रहा है। जापान सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदल नहीं रहा है, वो अपनी पूरी ट्रेड प्लेबुक को ही बदल रहा है। टोक्यो अपने रिश्ते आसियान देशों के साथ और गहरे कर रहा है, नई डील्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और सीपीटीपी, एक बड़े ट्रेड पैक्ट जिसका अमेरिका कभी समर्थन करता था लेकिन सालों पहले छोड़ दिया, पर जोर दे रहा है। जापान इंडिया के साथ भी मजबूत बॉन्ड बना रहा है, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर में टेक कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर रहा है। ये सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं है, ये संकेत है कि जापान एक ऐसी दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है जहां अमेरिका एक भरोसेमंद इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है और जापान अकेला नहीं है। साउथ कोरिया, ताइवान, यहां तक कि वियतनाम सभी ध्यान दे रहे हैं। अगर वॉशिंगटन एक पुराने सहयोगी को एक छोटी सी पॉलिटिकल जीत के लिए धोखा दे सकता है तो अगला नंबर किसका है? इस बीच चाइना इस मौके का फायदा उठा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अपने सहयोगियों को दूर धकेल रहा है, बीजिंग अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में।
जहां चाइनीज फंडेड सड़कें, रेलवे और डेटा सेंटर्स तेजी से बन रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदियों को अलग थलग करने की कोशिश में अमेरिका खुद को ही अलग थलग कर सकता है। ये एक धीमी आग है, अचानक पतन नहीं। फैक्ट्रियां कल बंद नहीं होंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट सूख जाएगा। ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदल रहा है और अमेरिका के पीछे छूटने का खतरा है। नए कार मॉडल अब अमेरिकी फैक्ट्रियों में नहीं आ रहे हैं। वर्कर्स को कम शिफ्ट दिखाई देने लगेंगी, लेकिन ये अचानक क्रैश की तरह नहीं होगा। ये लगेगा एक स्लो फेड की तरह, लेकिन धोखा मत खाओ, नुकसान असली है। जब अमेरिका संघर्ष कर रहा है, कोई और आगे बढ़ रहा है। चाइना पीछे नहीं हट रहा है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए गठबंधन बना रहा है। और किसी के साथ नहीं, वो जापान और साउथ कोरिया के साथ दोस्ती कर रहा है। दो ऐसे देश जो हमेशा बीजिंग के साथ एकमत नहीं रहे हैं, अब पुराने प्रतिद्वंदी हाथ मिला रहे हैं और ये वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा रहा है। चाइना की स्ट्रेटेजी तेज और सिंपल है। अमेरिकी सेल्स गिरने के साथ चाइना अपने पड़ोसियों की ओर रुख कर रहा है, उन्हें लुभावने ऑफर्स दे रहा है। कोरियन टेक पर टैक्स में छूट, जापानी बिजनेस के लिए सस्ते लोन और अपने विशाल मार्केट में वीआईपी एक्सेस। बदले में क्या? लॉयल्टी। चाइना एक बोल्ड आइडिया दे रहा है, एशिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है। देश बीजिंग के साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, ये एक पावर प्ले है। चाइना एक साफ मैसेज भेज रहा है, अमेरिका अविश्वसनीय और जोखिम भरा है, हमारे साथ जुड़ो। वो एक ऐसा एशियन अलायंस बना रहा है जो उसके नियमों से चलता है और वॉशिंगटन को दरकिनार कर देता है। अगर जापान और साउथ कोरिया पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये एशिया में पूरे पावर डायनामिक को बदल सकता है। लेकिन अमेरिका चुपचाप नहीं बैठा है। अमेरिकी अधिकारी जापान और साउथ कोरिया पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि चाइना के साथ ज्यादा नजदीकियां न बढ़ाएं। बंद दरवाजों के पीछे मैसेज सीधा है, अगर आप बीजिंग का साथ देते हैं तो हम अपना मिलिट्री सपोर्ट, टेक पार्टनरशिप, यहां तक कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कम कर सकते हैं। अब जापान और साउथ कोरिया दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच रस्साकशी में फंस गए हैं, एक हाई स्टेक्स शोडाउन में एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर। चलिए जापान के बारे में बात करते हैं, जो अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जिसके द्वीपों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था चल रहे ट्रेड वॉर से दबाव महसूस कर रही है। उदाहरण के लिए इसका ऑटो उद्योग अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच चाइना इस पल का फायदा उठा रहा है, जापान को अधिक अनुकूल व्यापार सौदे पेश कर रहा है। इसके बावजूद जापान के प्रधानमंत्री काशिदा अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में हुए G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका के प्रति जापान की वफादारी की फिर से पुष्टि की। गठबंधन के लिए अभी भी उम्मीद है, लेकिन समय कम हो रहा है। अगर अमेरिका जल्दी से कार्रवाई नहीं करता है तो जापान के पास चीन की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह सकता है। साउथ कोरिया भी ऐसी ही मुश्किल में है। इसके टेक दिग्गज जैसे सैमसंग चीन द्वारा संयुक्त चिप मेकिंग उपक्रमों और अधिक बाजार पहुंच के वादों से लुभाए जा रहे हैं। फिर भी साउथ कोरिया चीन के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ होने से सावधान है, खासकर मानवाधिकारों के हनन और सख्त सूचना नियंत्रण पर चिंताओं को देखते हुए। जापान की तरह साउथ कोरिया एक संतुलनकारी कार्य में फंसा हुआ है। अमेरिका और चीन दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। यहां बड़ा मुद्दा है, अमेरिका की हार्डलाइन ट्रेड पॉलिसीज उसके सहयोगियों को दूर धकेल रही है। अमेरिका के साथ मजबूती से खड़े रहने के बजाय जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को चीन के साथ तालमेल बिठाने में आसानी और अधिक फायदेमंद लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो परिणाम व्यापार से परे जाते हैं। अगर चीन एक शक्तिशाली एशियाई व्यापार ब्लॉक बनाने में सफल हो जाता है तो यह विश्व स्तर पर अमेरिकी प्रभाव को कम कर सकता है। यह अमेरिका को प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर कर सकता है, वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है और विश्व मंच पर अमेरिका के नेतृत्व को कमजोर कर सकता है। इससे भी बदतर, यह अन्य देशों को वॉशिंगटन से दूर और बीजिंग की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अमेरिका और चीन दोनों अब अन्य देशों को चेतावनी जारी कर रहे हैं, दूसरे पक्ष पर भरोसा मत करो। लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, इतनी आक्रामकता से कि वे खुद विश्वास खो रहे हैं। ये प्रतिद्वंद्विता कहां ले जाएगी यह अनिश्चित है, लेकिन हम हर विकास पर कड़ी नजर रख रहे हैं। क्या होता है जब आप सहयोगियों को दुश्मन समझ लेते हैं? अमेरिका को इसका कड़वा सच पता चल रहा है। अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए बनाए गए टैरिफ ने टोयोटा, होंडा और निसान को प्रभावित किया। ऐसी कंपनियां जो उत्तरी अमेरिका में लाखों कारों का निर्माण करती हैं, 2 मिलियन से अधिक अमेरिकी नौकरियों का समर्थन करती हैं। जापान ने बदला नहीं लिया, उसने पिवट किया, अमेरिकी उत्पादन में कटौती की और एशिया पर दांव लगाया। ये सिर्फ एक व्यापार विवाद नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है।
क्या अमेरिका विश्वास फिर से कायम करेगा या अपने प्रभाव को कम होते हुए देखेगा? इस सामने आ रही कहानी के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।